हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी किया था। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट पावर। ठीक है। एनर्जी हमने दो टाइप की एनर्जी पढ़ी थी मेनली। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। अब पावर के बारे में कुछ स्टडी करते हैं। व्हाट इज पावर? जो हम काम करते हैं, ठीक है, उसकी जो रेट होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं? पावर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैन है, मान लो, ठीक है, वो एक वर्क को कर रहा है 2 आवर में, ठीक है, और दूसरा जो मैन है, ठीक है, सेकंड, वो मान लो उसको कर रहा है 1 आवर में, ठीक है। तो एक जो है वो ज़्यादा टाइम में काम कर रहा है, ठीक है, और एक कम टाइम उसी उसी काम को कर रहा है। तो जो काम करने की जो रेट है, ठीक है, वो किसकी ज़्यादा है? ठीक है, ये है वो काम को जल्दी कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, क्योंकि इसके अंदर पावर ज़्यादा है तो ये काम को जल्दी करेगा, ठीक है। ये काम को क्या कर रहा है? लेट कर रहा है। इट मीन्स इसके पास पावर क्या है? कम है, ठीक है। तो पावर एक्चुअल में है क्या? पावर है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जो हम काम कर रहे हैं उसको किस रेट से कर रहे हैं, ठीक है। देखो, रेट यहाँ पे आ रहा तो इट मीन्स यहाँ पे टाइम की बात होगी, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर, ठीक है। अब देखो, पावर की यूनिट क्या होती है? यूनिट, वैसे तो यूनिट आप क्या ले सकते हो? वाट, इसकी वर्क की क्या होती है? जूल, और टाइम की सेकंड। तो जूल पर सेकंड भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर आप इसकी यूनिट क्या लिख सकते हो? वॉट, ठीक है। वॉट भी इसकी आप यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। वॉट एक स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। आप एक बिगर यूनिट भी यूज कर सकते हैं, और बिगर यूनिट में आप क्या यूज कर सकते हैं? किलोवाट यूज कर सकते हैं आप, किलोवाट, ठीक है। और 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000, ठीक है, 1000 वाट होते हैं। तो ये हमारे पास पावर की डेफिनेशन है। पावर एक्चुअल में है क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द फॉर्मूला इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। एक काम को करने में कितना टाइम लिया जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? पावर। पावर की यूनिट क्या होती है एक्चुअल में? वॉट। और बिग यूनिट क्या होती है इसकी? किलोवाट, ठीक है। यहाँ से हम 1 वॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ये पावर अपने पास, अगर हम यहाँ पे 1 वॉट लिखें, पावर की जगह 1 वॉट, ठीक है, और वर्क की जगह हम क्या लिखें? 1 जूल। तो अपने पास जो टाइम है वो कितना लेंगे? 1 सेकेंड। तो यहाँ से हम 1 वॉट को डिफाइन कर सकते हैं। 1 वॉट को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? कि 1 जूल वर्क करने में अगर 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो वो किसके इक्वल है? 1 वॉट के इक्वल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि 1 जूल वर्क करने के लिए अगर 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो क्या बोलेंगे उसको? 1 वॉट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें कि 60 वॉट का हमारे पास एक बल्ब है, 60 वॉट का बल्ब है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ। अगर 100 जूल का कोई बल्ब है, 100 जूल का बल्ब, सॉरी सॉरी 100 वॉट का बल्ब, तो 100 वॉट के बल्ब का मीनिंग क्या हुआ? कि जो 100 जूल एनर्जी है वो 1 सेकेंड में कंज्यूम की जा रही है, ठीक है। तो 1 वॉट की डेफिनेशन है 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। और यू कैन से 1 वॉट इज डिफाइंड एज 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड। इन अनदर वे, अगर आप एक एग्जांपल से समझना चाहें कि 60 वोल्ट बल्ब है, तो 60 वोल्ट बल्ब का मीनिंग क्या हुआ? कि 60 जूल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है 1 सेकेंड में। 100 वोल्ट बल्ब का मीनिंग क्या हुआ? 100 जूल एनर्जी कंज्यूम की जा रही है 1 सेकेंड में, ठीक है। ये तो कुछ कॉमन यूनिट्स हैं, ठीक है, पावर की। अब देखो यहाँ पे वर्क, हम लोगों ने एनर्जी को भी तो स्टडी किया है, एनर्जी कंज्यूम, ठीक है। वर्क जो है एनर्जी के इक्विवेलेंट थी। अगर पावर को अगर हम एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम पावर को एनर्जी की फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर को एनर्जी की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे वो देखते हैं, ठीक ठीक है। तो हमें ये पता है, वी नो, व्हाट वी नो, कि वर्क जो है
वर्क डन किसके इक्वल आता है, एनर्जी कंज्यूम्ड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पावर का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, पावर जहां पे वर्क था वहां पे क्या आएगा, एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम टेकन। तो एक पावर का फॉर्मूला हमारे पास ये भी आ गया, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, तो पावर को आप एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और पावर को आप वर्क की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो वर्क डन जो है हमने पढ़ा था कि एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, जितना जितनी हमारे अंदर एनर्जी होगी उतना ही हम क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। इसलिए पावर को हम एनर्जी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक पावर का फॉर्मूला ये भी हो गया, एनर्जी अपॉन एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स मेनली यहाँ पे दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे पावर के। ठीक है, अब ये तो जो यूनिट्स हमने यूज की हैं ये एक स्मॉलर यूनिट तो है ही। ठीक है, चलो वोट एक स्मॉलर है और किलो वोट इससे बड़ी है। कुछ कमर्शियल यूनिट भी हम यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, या इसके अलावा एक यूनिट मैं आपको और बताता हूँ, जैसे एक होती है, ये तो किलो हो गई, एक होती है मेगावाट, मेगावाट जिसको हम एम, कैपिटल एम और ये डब्ल्यू से लिखते हैं। ये होती है 10⁻⁶ वाट। ठीक है, 10⁻⁶ वाट होती है। तो एक हमारे पास क्या हुई, किलोवाट, एक अपने पास क्या आ गई, मेगावाट। ठीक है, इनके अलावा भी हम एक यूनिट और मैं आपको बताता हूँ, एक हॉर्स पावर आपने सुना होगा, कई बार हम मोटर्स के लिए यूज करते हैं हॉर्स पावर। ठीक है, तो हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। ठीक है, एचपी बोल देते हैं ना, 1 एचपी आपने सुना होगा, 746 वोल्ट। तो ये भी अपने पास एक यूनिट है किसकी, पावर की। ठीक है, और 1 हॉर्स पावर कितने किलोवाट की इक्वल होती है, 1 हॉर्स पावर अगर हम रिलेशन से देखें 0.75 किलोवाट। ठीक है, या ये इससे हम ये भी तो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो किलोवाट में चेंज कर दिया, या कहीं 1 हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं और 1 हॉर्स पावर में 0.75 किलोवाट होते हैं। ठीक है, दीज आर द मेन यूनिट्स। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है वोट, उससे बड़ी किलोवाट, फिर हम क्या यूज करते हैं, मेगावाट। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की यूनिट है जिसको हम बोलते हैं 1 हॉर्स पावर, जो आप मेनली सुनते भी हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक कमर्शियल यूनिट भी होती है, कमर्शियल यूनिट। ठीक है, जो ट्रेडिंग में यूज की जाती है। ठीक है, जो एक बड़े लेवल पे यूज की जाती है उसको बोलते हैं कमर्शियल यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और वो क्या होती है, वो एक बड़ी यूनिट होती है, जैसे किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। जो कमर्शियल यूनिट अपने पास उसका नाम है किलोवाट आवर। तो देखो, किलो वाट आवर ये एक कमर्शियल यूनिट है। जैसे हम मान लो ऐसे लिखते हैं 1 किलोवाट आवर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे मैंने ये लिखा था आपके सामने 1 वाट। ठीक है, जैसे मैंने ये लिखा 1 किलोवाट आवर, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हम 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी है अगर 1 घंटे में कंज्यूम होती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा, जो ऐसा यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, वो होती है अपने पास जूल। ठीक है, तो ये जो अपने पास किलोवाट आवर है, ये क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है जब कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, जैसे फैन हो गया, टीवी हो गया। ठीक है,
और उनके पास पावर कितनी है 1 किलोवाट आवर। ठीक है, जैसे 1 किलोवाट आवर मान लो किसी अप्लाइंसेस के पास पावर है, ठीक है, और उसको आप 1 घंटे तक चलाते हैं। मान लो एक पंखा है जो 1 किलोवाट आवर का है, वैसे इतने का होता नहीं है, एग्जाम्पल के लिए लिया है। 1 किलोवाट का मान लो कोई फ़ैन अपने पास, और उनको उसको हमने 1 घंटे तक चलाया, ठीक है, तो वो क्या होगा 1 किलोवाट आवर की इक्वल होगा। 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट आवर कि किसी अप्लायंस को अगर 1 आवर तक हम चलाते हैं और वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है उसको हम किस में मेजर करेंगे, किलोवाट आवर में। ठीक है, इसके साथ एक रिलेशनशिप होती है किलोवाट आवर और जूल में। ठीक है, जैसे रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। ठीक है, जूल में और किलोवाट आवर में एक रिलेशन क्या होता है, देखो वो होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। क्लियर? तो ये अपने पास जो रिलेशन आया ये एक्चुअल में आया कैसे? ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर है, देखो तो 1 किलोवाट आवर, किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000। ठीक है, और अपने पास जो आवर है इसके अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं 3600। जैसे इसको मैं आपको डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में आया कैसे। देखो हमने लिखा 1 किलोवाट आवर, तो किलोवाट को लिखेंगे तो 1000 वोट हो गया तो, ठीक है, इनटू आवर को चेंज करेंगे 3600 सेकेंड्स। कितना बना ये 36 30205 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये बन गया वोट सेकंड। वोट सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है भाई। जैसे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क क्या होता है पावर इनटू टाइम, तो पावर क्या हमारे पास वोट इनटू सेकंड, और ये किसके इक्वल है, वर्क के इक्वल है, और वो क्या है जूल ही तो है। तो ये हमारे पास आएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो ये रिलेशन हमने ऐसे डिराइव किया है। ठीक है भाई, 5 जीरो तो यहाँ पे थे ही, हमने क्या किया यहाँ पॉइंट लगाया तो 1 जीरो और आ जाएगा इसके पास। ठीक है, मतलब हमने 10 से डिवाइड भी कर दिया और 10 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 10⁻⁶ आ गया यहाँ पे, ये 3.6 है। क्लियर है? तो ये अपने पास एक रिलेशन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पज और फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। ठीक है, एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इसको पूछ लिया जाता है। तो 1 किलोवाट आवर आपको पता चल गया कि एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल काइनेटिक टू पोटेंशियल, जैसे मान लो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, टू पोटेंशियल, या फिर जस्ट इसका उल्टा पोटेंशियल टू काइनेटिक, ये भी हम बोल सकते हैं। देखते हैं कैसे एनर्जी को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, जस्ट थ्रो दिस ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेट्स कंसीडर इट अचीव ए हाइट, इसने एक हाइट अचीव की, दिस इज द पर्टिकुलर हाइट अचीव्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लो u वेलोसिटी से इसको हमने थ्रो किया है। देखो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है थ्रो करेंगे तो, बट आप देख रहे हैं धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी वो कम होती जा रही है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है,
हाईएस्ट पॉइंट पे आप लोग देखोगे कि इसके पास कौन सी एनर्जी आ गई, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दिस हाइट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब अब इसके पास इस हाइट पे कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखो इसमें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो सकती है कैसे, अगर इस ऑब्जेक्ट को अभी आप यहां से ड्रॉप कर दें तो फिलहाल इसके पास हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी, पर जैसे ही ये नीचे आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है, ड्यू टू मोशन, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बट हाइट कम हो रही है, इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। तो ऐसे ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो इलेक्ट्रिक मोटर, आपके घर में भी इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है, आप उसमें भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो मोटर जो आप चलाते हैं, ठीक है, तो या फिर आपके घर में मिक्सर होगा, ठीक है, वॉशिंग मशीन होगी, सब में इलेक्ट्रिक मोटर होती है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है, ठीक है, और उसको चेंज किस में करती है, वो वर्क में चेंज करती है या फिर मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है। ठीक है, तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, मैंने आपको यहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल का एग्जांपल दिया। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल में चेंज हो रही है, ये इलेक्ट्रिक मोटर का एग्जांपल है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं सोलर सेल का। ठीक है, सोलर सेल का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, सोलर सेल का अगर एग्जांपल लें तो सोलर सेल जो है वो कौन सी एनर्जी को कन्वर्ट करता है, सोलर सेल पे लाइट गिरती है, सनरेज, तो ये लाइट एनर्जी को, क्योंकि लाइट एनर्जी कंज्यूम करेगा ये, और लाइट एनर्जी को किस में चेंज करेगा ये, हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हमें क्या मिलती है इसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है सिंपली, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, ठीक है, उसके बाद रेडियो है, बहुत सारे हमारे पास जो अप्लाइंसेज हैं वो कौन सी एनर्जी को किस में चेंज करते हैं। जैसे मान लो बल्ब है, तो बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में, बल्ब का एग्जांपल और लेते हैं, बल्ब क्या करता है, जो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, जब स्विच ऑन करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो गर्म होगा तो हीट एनर्जी, और गर्म होने की वजह से कौन सी एनर्जी आएगी इसके पास, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी आएगी इसके बाद। ठीक है, तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, मीन्स एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है, काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक। ठीक है, अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, या फिर इसको हम ये भी ले सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, सॉरी ये तो हम पढ़ चुके, एनर्जी की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी की बात चल रही है यहाँ, तो मोमेंटम तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एनर्जी की बात चल रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी neither be created nor
destroyed, ठीक है। एनर्जी को ना ही हम क्या कर सकते हैं क्रिएट, और ना ही क्या कर सकते हैं हम उसको डेस्ट्रॉय। तो क्या कर सकते हैं हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटेड, नो डेस्ट्रॉय बट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू एनोदर, ठीक है। मतलब ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर पाएंगे ना ही डिस्ट्रॉय, जैसे मैंने बताया था काइनेटिक को पोटेंशियल में, पोटेंशियल को काइनेटिक में, ऐसे हम इनको चेंज करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है किसका है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, ठीक है। देखिए जैसे एक हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो ये यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ से हमने इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐसे मूव करेगी और ग्राउंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसके पास यहाँ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी थी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। अब धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, हाइट कम हो रही है, बट इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। बट इस पॉइंट पे मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0, ठीक है। और मान लो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, 20, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी आएगी, इस पॉइंट पे टोटल एनर्जी इसकी होगी 0 + 20 जूल, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आके काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, मान लो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास यहाँ पे हो गई 5 जूल, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, मान लो हो गई हमारे पास 15 जूल। तो अब टोटल एनर्जी कितनी आएगी हमारे अपने पास, 5 + 15 20 जूल, ठीक है। कितनी आएगी हमारे पास, 20 जूल, ठीक है। वैसे ही मान लो यहाँ पे मान लो दोनों की एनर्जी काइनेटिक भी 10 हो गई, पोटेंशियल भी 10 हो गई, तो टोटल फिर से 20। मतलब टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कंजर्व रहेगी, वो कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, ठीक है। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में जो टोटल एनर्जी है वो हर पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट है, इस पॉइंट पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। क्यों, अगर काइनेटिक इंक्रीज हो रही है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रही है, या कहीं पोटेंशियल अगर कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, बट टोटल एनर्जी क्या है, वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही, 20 जूल ही है हर केस में, ठीक है। इसके अलावा आप अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करें तब भी एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, एनर्जी डिस्ट्रॉयड नहीं होगी।